महेंद्र जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि संभल की हिंसा, उसके बाद पाकिस्तानी कनेक्शन, उसके बाद बांग्लादेश से जोड़कर इसको देखा गया, डीएनए वाली बात भी आगे, अब सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की पुरानी एक फाइल खुल चुकी है, 5 महीने पुरानी। अब इसके बाद क्या क्या देखना बाकी बचा? मैं सबसे पहले आपसे रिएक्शन चाहता हूं इस पर। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश में इस घटना के बाद एक राजनीतिक सियासत शुरू की गई। जी। और जो है दोनों पक्षों की तरफ से, जहां भारतीय जनता पार्टी खासकर 2024 के जून के नतीजों के बाद अगर हम बात करें तो एक बहुत ही एक आक्रामक हिंदुत्व की तरफ वो वापस लौटी है। चाहे वो बटोगे तो कटोगे की नारे की गूंज पूरे देश में जो सुनाई दे रही है, उसके बाद संभल की घटना का होना, और भारतीय जनता पार्टी जो उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ की सरकार के नेतृत्व में 7 सीटों पे जो विजय हासिल की, उसे ये साफ है कि जो है भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उसका हिंदुत्व का जो फार्मूला है वो सबसे सटीक है राजनीतिक रूप से, खासकर अगर चुनावी राजनीति की बात करें तो। और यही वजह है, जो तथ्य सामने आ रहे हैं धीरे धीरे संभल में, और जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, ये साफ है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है वो एक इशारा करता है। अगर वो बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, उसके बाद जो है वो बाबर की बात कर रहे हैं और फिर संभल को उससे जोड़ रहे हैं, तो उनका इशारा है कि जो कट्टरपंथी तत्व हैं कहीं न कहीं वो इस हिंसा के पीछे है। खासकर जो इस्लामिक कट्टरपंथी तत्वों की बात कर रहे हैं वो इस हिंसा के पीछे हैं और उन पे लगाम लगाने की कोशिश उनकी सरकार कर रही है, जी। क्योंकि ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर ही योगी आदित्यनाथ की एक एक बेहतर छवि है। वो किसी भी तरीके से जो गुनहगार हैं, और महेंद्र जी, सपा उनको लॉ कई एंड बार ऑर्डर पर ही आरोप भी हमेशा घेरती रहती है उत्तर प्रदेश में। देखिए, कई बार आरोप लगता है उनके ऊपर कि वो गैर संवैधानिक और जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके उनके सरकार अपनाती है, लेकिन उनकी कोशिश रहती है कि किस प्रकार से भी जो है प्रदेश को एक दंगा मुक्त प्रदेश रखा जाए। और तो यही कोशिश अभी भी है, और इसका राजनीतिक रूप से फायदा जो है विपक्षी दल भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी उसको रोकने, जैसा अभी आपने जो है उप मुख्यमंत्री जी का बयान सुनाया, तो जी। साफ है कि भारतीय जनता पार्टी कोई गुरेज नहीं कर रही है कि वो किस प्रकार से इस घटना को देखती है और किन तत्वों को इस घटना के पीछे जिम्मेदार ठहराती है। तो ऐसे में एक जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, वो हिंदू कंसोलिडेशन की, वो साफ दिखाई देती है। और उसके साथ ही जो योगी आदित्यनाथ की सरकार की जो एक जो है उनका आप कहें कि यूएसपी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वो किसी भी कीमत पे जो इस पूरी जो घटना हुई है उसके पीछे जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सजा देने के पीछे के लिए वो एकदम से वो कोई भी रवैया अपनाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो अपनी इस छवि को उत्तर प्रदेश एक दंगा मुक्त प्रदेश है, उत्तर प्रदेश जहां जो है कानून का राज है, वो इस छवि को, या बुलडोजर जो बाबा की छवि उनको प्राप्त हुई, तो वो इस छवि को किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते जी। हैं, उनकी महेंद्र सरकार जी, खोना नहीं आपने जो चाहती है। हिंदुत्व कार्ड वाली बात कही, उस पर मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि ये भी मेरा एक सवाल था इस डिबेट में कि हिंदुत्व कार्ड को लेकर 2027 का क्या कनेक्शन होगा, उस पर बाद में आते हैं। राशिद जी, आपने महेंद्र जी की पूरी बात सुनी, कितनी आप इससे कितनी कितनी सहमति रखते हैं आप इनकी बातों से? नहीं, महेंद्र जी की बात तो सारी सही है। आप सवाल कीजिए, मैं तो उनके साथ मुत्तफिक हूँ, इत्तफाक है मेरा। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जैसे जियाउर रहमान बर्क का नाम भी अब देखिए एफआईआर में, पहले भी एफआईआर में था और उनकी पुरानी फाइल भी अब खुल चुकी है, तो क्या मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं? तो अब अखिलेश यादव के आगे क्या चॉइसेस बची हैं फिर? फाइल खुलने की बात यह है कि जिनकी आपने शुरुआत में बाइट दिखाई, जो डिप्टी सीएम हैं, जी। बेहतर यह है कि उनके जो दर्जनों फाइलें थी अगर वो खुल जाएं तो बेहतर है। हालांकि उसमें क्लीन चिट मिल चुकी होगी उन्हें। ये तो सरकार का काम रहा है कि दंगा होता है लेकिन वो मकान के बैनामे और मकान के नक्शे ढूंढने लगते हैं। कसूर तो होता है, पथराव का आरोप होता है या कसूर होता है,
लेकिन वो जाकर के विकास प्राधिकरण में उस आरोपी के मकान का नक्शा ढूंढने लगते हैं, नगर निगम से बुलडोजर भेज देते हैं। भाई गलती तो दरअसल पथराव की है, अगर है तो आरोप ठीक है या गलत है वो बात की बात है, लेकिन रहने वाले की क्या गलती है? तो ये तो करते ही हैं। अब शफीकुर रहमान बर्क के पोते से, जियाउर रहमान बर्क से अगर कभी कोई एक्सीडेंट हो गया है, उसकी भी एक सतत प्रक्रिया है, होनी चाहिए, खुलनी चाहिए, लेकिन ये टाइमिंग के हिसाब से काम करते हैं सारा। उसी वक्त खोल रहे हैं जब आप जो है उनको घेरना चाहते हैं। भाई आप भी बताइए ना कि उनका कोई वीडियो मिला है जब दंगा हुआ है, या उनकी सीडीआर निकलवाई है? उनका कहना है कि मैं बेंगलोर में था। ये काम कर रहे हैं। आप पता ये लगाइए कि विष्णु जैन नाम का जो आदमी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे टीम के साथ आया था, वो किस हैसियत से गया था वहां, और अगर वो गए थे किस हैसियत से गए थे वो क्लियर करें, और उसके बाद बताएं कि ढोल नगाड़ों के साथ क्यों गए थे। 19 तारीख में जब सर्वे निमट गया था, 20 तारीख में कुंदरकी के अंदर चुनाव है, आप सेंसिटिव एरियाज बताते हैं, प्रिकॉशन लेते हैं, राहुल गांधी को सेंसिटिव एरियाज की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से रोक देते हैं। तो 20 तारीख के आपके यहाँ कुंदरकी बराबर में तो है ना, संभल की तो सीट ही है कुंदरकी जी, वहां बराबर में जो है वहां चुनाव है। 19 में आप रात को जाकर के वहां पर सर्वे कर देते हैं, तो आप रोक सकते थे। 29 तारीख तक का समय था आपके पास, झगड़ा नहीं बना। फिर 24-23 तारीख को रिजल्ट आ गया, कुंदरकी का तमाम झूठ निकलकर सामने आता, आरोप प्रत्यारोप लगते, 24 तारीख में आप फिर धमक गए वहां पर। तो बात यह है कि जो आप काम करना चाहते हैं, लोग जानते हैं कि दरअसल आप क्या चाहते हैं। 64% मुसलमान वहां पर है, रामवीर नाम का व्यक्ति वहां जीत गया 1,40,000 वोटों से, या 1.5 लाख से, जितने से भी जीता, एग्जैक्टली मुझे फिगर याद नहीं है। तो बात यह कि आप ध्यान हटाना चाहते हैं। अब अगर मिसाल के तौर पे प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देखिए डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, आपका भी स्वागत हमारे डिबेट में। देखिए वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपने बड़े आरोप लगाए उनके ऊपर। कौशल कांत जी वो कह रहे हैं कि सबसे पहली बात मैंने आरोप नहीं लगाया चौहान साहब, मैं तो जो बात है वो बताइए जी। देखिए वो कह रहे हैं सबसे पहली बात, जो जियाउर रहमान बर्क की फाइल दोबारा रीओपन हुई है या जो भी हुआ है, टाइमिंग को लेकर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मृत्युंजय जी, मैं दोस्त राशिद जी की बात सुन रहा था, इनकी बातों से दो चीजें समझ में आई। एक कि किसी मुस्लिम एरिया से जहां की आबादी 65% है, वहां से कोई हिंदू नहीं जीत सकता, ये एक आरोप लगाया इन्होंने। दूसरा इन्होंने कहा कि एडवोकेट विष्णु शंकर जैन किस हैसियत से वहां गए थे। तो वो आप तो फिर राशिद भाई को शायद ऑर्डर नहीं पता या कोर्ट का उन्होंने पेपर नहीं देखे, उसमें जज ने उनको रिकमेंड किया था, मेरे ख्याल से 7 आदमी थे, उसमें से एक आदमी थे, तो कोर्ट की के वकील की हैसियत से वहां पर गए थे। दूसरी चीज, जो जो वहां के लोकल एमपी साहब थे और जो एमएलए साहब के बेटे थे जी, उनका नाम नहीं था वहां पे। उनको उस दिन 19 तारीख को वहां नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि उनका नाम कोर्ट में नहीं था, उस आदेश में भी नहीं था कि वो उसके पार्ट हो। फिर भी वो वहां क्यों गए, ये कानूनन सवाल है। ये वॉयलेशन हुआ था, इसलिए उनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हुई होगी, और एफआईआर दर्ज हुई है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हमने तो नहीं कहा कि वो गिल्टी है, हम तो ये डाउट कर रहे हैं। एफआईआर में इस तरह की बात लिखी गई है, वो संदेह के घेरे में है, जांच होगी। सर सपा भी इस बात को लगातार कह रही है कि फंसाया जा रहा है। देखिए, अगर कोई भी, कौन सा ऐसा अपराधी या आरोपी आपको आज तक मिला है जो कहता है जी नहीं मैं तो आरोपी था, अपराधी था और मुझे सही से फ्रेम कर लिया गया? ये कौन कहता है? हर आदमी कहता है कि मुझे फंसाया गया है, और पॉलिटिकल लीडर तो हमेशा फंसाए जाते हैं। इतिहास देख लीजिए, कौन सा पॉलिटिकल लीडर आज तक आरोपी रहा है या अपराधी रहा है? सभी कहते हैं फंसाया है, चाहे इस तरफ का हो चाहे उस तरफ का हो। तो इन्वेस्टिगेशन ही प्रूफ करेगा ना मृत्युंजय भाई। नेहा यादव आपकी बात सुन के हंस रही हूँ, वो जवाब देंगे आप इस बात का कि नेहा जी भी शायद मेरे से को कह रहे हैं कि कौन सा अपराधी कहता है कि मुझे जी। नेहा जी आपके पास जी, बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी। देखिए, जिस तरह से हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि अपराधी किसी भी दल और उसमें हो सकते हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पे, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये पहली बार देखा गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने ऊपर लगे हुए मुकदमों को वापस लिया, अपने डिप्टी सीएम के ऊपर लगे हुए मुकदमों को वापस लिया। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी जो बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर तक की, केशव प्रसाद मौर्य जी पे पता नहीं होगा आपको कौशल जी, चंदा चोरी तक का उन पे मुकदमा है। माता के कीर्तन भजन के नाम पर उन्होंने चंदा बटोर लिया, उसका मुकदमा उनके ऊपर दर्ज है।
सोचिए किस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। अब मैं संभल की बात पे जवाब देना चाहती हूँ जी। संभल की बात पे जवाब देना चाहती हूँ जी। मुझे आवाज नहीं मिल रही है जी बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ अब रही है मैं अब तक, संभल बोलिए जी, अपनी जी बात पूरी जी कीजिए अब आप। मैं संभल की बात पे जी जी अब मैं संभल की बात पे जवाब देना चाहती हूँ। देखिए संभल में जो हिंसा शायद मृत्युंजय उनके जी, नेटवर्क मुझे में और आपकी थोड़ा सा आवाज प्रॉब्लम नहीं है। आ रही है। मृत्युंजय जी, जी इस हिंसा को जो रूप मैं जो समुदायों के बीच थी। कौशल कांत जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, आप मुझे जवाब दे लीजिएगा। मैं जी नहीं, अपनी बात आप पूरी अपनी कर बात लेती हूँ। तो पूरी जिस कीजिए, अपनी तरह बात से पूरी दो कीजिए। समुदायों की बात करके दो की जनता का और शासन प्रशासन जो जिस तरह से गुमराह करना चाहता है, वो पूरा देश और प्रदेश देख रहा है। ये दो समुदायों का झगड़ा नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कुरेदा गया और भारतीय जनता पार्टी की साजिश से जो दंगा फैलाने का प्रयास किया जा रहा था, ये उसका जीता जागता परिणाम है। उससे पहले राशिद जी ने भी कहा कि वो जो वकील है वो किसी हैसियत से नहीं गए थे, वो वकील दंगा फैलाने की हैसियत से वहां गए। और अगर उन्हें जाना ही, मैं तो कह रही हूँ, अगर उन्हें जाना ही होता तो इस तरह से ढोल नगाड़े और जिस तरह के धार्मिक नारे, इतनी सारी भीड़ ले जा, किस प्रोटेक्शन के तहत ले जा रहे थे वो? प्रशासन उस समय पे क्यों नहीं कार्रवाई किया? ये जो वजह है, ये जो जड़ है, उस जड़ के पीछे जो मूल रूप से मुद्दा है कि उस समय पे त्वरित रूप से अगर प्रशासन अपनी कार्रवाई किया होता, ऐसे जो दंगाई प्रवृत्ति के लोग हैं, जो धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते थे, जो दंगा भड़काना चाहते थे, उन लोगों को पुलिस को रोकना चाहिए था, शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे कराना चाहिए। उसके पहले जो 19 तारीख की बात कर रहे हैं कौशल कांत जी, 19 तारीख को जो सर्वे हुआ, उस समय पे समाजवादी पार्टी के सांसद जिनका नाम ले रहे हैं, सांसद जी अपनी नमाज पढ़ने गए। उस दिन कोई दंगा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब वो वहां उपस्थित नहीं थे, वो बेंगलोर में थे, उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया। तो पहली बात तो ये साफ है कि जिस दिन वो वहां उपस्थित थे, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, ना आपसी कोई लड़ाई थी, कुछ नहीं था। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी वजह है, ऐसा कौन सा बैकग्राउंड है जिसको सरकार छुपाना चाहती है? इसीलिए विपक्ष को नहीं जाने देना चाहते, जी विपक्ष के नेताओं को नहीं जाने देना चाहते। वो ऐसी कौन सी चीजें वहां छुपाना चाहते हैं? राहुल गांधी तो दूसरा पहले कह सवाल, चुके 6 दिसंबर को जाएंगे, और मृत्युंजय 10 दिसंबर तक तो वहां पे देखिए धारा 144 भी लगी हुई है। कौशल कांत जी। नहीं मृत्युंजय, मैं अपनी पूरी बात कर लेती हूँ। देखिए दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, सरकार पे इसलिए सवाल उठ रहा है कि आप एक चीज देखिए, मुख्यमंत्री जी और पूरी की पूरी सरकार जो उस दंगे में जो जिस तरह से पुलिस ने गोली चलाई, जिस तरह से हमला हुआ, जिस तरह से लोग जो नई उम्र के जो लड़के थे जिनकी मौत हुई, उस पर सरकार की किसी नेता का, इवन मुख्यमंत्री जी का कोई भी संवेदना का एक शब्द नहीं आया। और समाजवादी पार्टी कोई राजनीति में अपने कोई धर्म विशेष या जाति विशेष की पार्टी नहीं है, सर्व समाज को लेकर चलने वाली पार्टी। इसीलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 5 लाख रुपए का मुआवजा स्वयं देने की घोषणा की और 25 लाख रुपए के मुआवजे की सरकार से मांग की। ये अधिकार उन परिवारों का बनता है जिनके बच्चों ने जान गंवाई, और मुख्यमंत्री जी जाति और धर्म देख करके अगर संवेदना का एक शब्द नहीं निकलता, सोचिए भारतीय जनता पार्टी की कितनी धर्म विरोधी और जात विरोधी राजनीति है।